हेलो दोस्तों। केनेथन एंडरसन की बायरा पुजारी का सेकंड और लास्ट पार्ट सुनेंगे। लास्ट वाले पार्ट में रंगा शिकारी मुझे बेंगलोर लेने पहुंचा था। तो आज के पार्ट में शुरू करते हैं आज की कहानी। रंगा से मैं मूथर में मिला, जहां कुछ वर्ष पहले मैं बायरा से भी मिला था। रंगा एक भैंस गाड़ी का ड्राइवर था। वह जंगल से कटे बांसों को पन्नेग्राम ले जाता था। वह अपने खाली समय में बायरा की तरह शिकार करता था। वह बायरा से बहुत अलग आदमी था। वह बायरा की कुछ कमजोर कदकाठी की तुलना में लंबा और शक्तिशाली था। अपनी पहली पत्नी की हत्या के प्रयास के लिए 1 साल उसने जेल में बिताया था। जेल से लौटने के बाद उसने फिर शादी की और जब मैं उससे पहली बार मिला था तब उसके 3 बच्चे थे। उसने बाद में एक और शादी कर ली और अब उसके कुल 12 बच्चे हैं। उसके पास बायरा से बेहतर संगठन क्षमता थी और ज़रूरत पड़ने पर काम करवा लेता था। वह बबूल की छाल से अवैध रूप से शराब बनाकर बेचता था। वह बायरा से कहीं अधिक बेईमान आदमी और छोटी मोटी चोरी करने का शौकीन था। वह बायरा को तुच्छ समझता है, जिसे वह अर्ध जंगली मानता है। लेकिन रंगा एक बहादुर आदमी है। वह किसी जंगल के जानवर या भूत से नहीं डरता था। दुर्भाग्य से रंगा उस समय आया जब मैं बहुत बिजी था और अभी स्टेशन छोड़ना संभव नहीं था। इसलिए मैंने उसे पन्नाग्राम वापस भेजा, साथ ही कई पते लिखे हुए लिफाफे दिए और निर्देश दिया कि वह हर 2 दिन में मुझे घटनाओं की जानकारी देगा। आखिरकार कुछ दिनों बाद जब मैं अपनी कार से ऊँटे मलाई पहुंचा, 2 घटनाएं और हो चुकी थी। वहाँ मेरा और एक पुराना साथी मिला, जिसका नाम सौविरी था। वह भी 3 महीने जेल में बिताया था, एक जंगली हाथी को मारने के कारण। मैं भाग्यशाली था कि इन तीनों आदमियों की सेवाएं मुझे मिली। बायरा ने तुरंत आसपास के जंगल में बाघ का पता लगाने की जानने की कोशिश की। मैंने उसे सख्ती से मना किया। अंत में सोवरी को और मेरे 12 बोर बंदूक को साथ लेकर दोनों को जाने दिया। मैंने एक लुकास नाम के आदमी और रंगा के 3 बेट लाने और उन्हें संभावित जगह पर बांधने का काम किया। पहला बेट चिनार नदी पर 1 मील ऊपर बांधा गया और दूसरा 3 मील आगे, जहां मुंडा चिपलम नदी चिनार नदी से मिलती थी। तीसरा उस कुएं से 100 गज पर बांधा गया जहां पहला शिकार हुआ था। खाली दिनों में बायरा और उसकी पार्टी कावेरी के तट के जंगलों को खंगालती, जबकि मैं स्थानीय गाइड के साथ विपरीत तटों को और रंगा बैठ खाने पीने का ध्यान रखता। इस तरह 4 दिन तक चलता रहा। कई जगहों पर बाघ के पगमार्क्स मिले, लेकिन वे ताज़ा नहीं थे और ये भी नहीं पता था कि वे नरभक्षी के हैं या किसी नॉर्मल बाघ के। इस बीच मैंने अपनी मौजूदगी की खबर सभी आसपास की बस्तियों तक फैलाने की कोशिश की, ताकि किसी नई हत्या की खबर मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। 5वें दिन सुबह मुझे खबर मिली कि पन्ना पट्टी मवेशी घेरे में 4 मील दूर कल शाम एक आदमी मारा गया था। वह अपनी झोपड़ी से 100 गज दूर अपने कुत्ते को बुलाने गया था और फिर उसका पता नहीं चला। हम जगह पर दौड़े, बायरा को उस जगह का पता लगाया जहां आदमी पर हमला हुआ था। बाघ के बड़े पगमार्क साफ दिखाई दे रहे थे। उसने शिकार को झाड़ियों से बांस के जंगल की तरफ खींचा था। यहाँ हमें बॉडी के कुछ अवशेष मिले। कोई पेड़ पास नहीं था सिवाय बांस के एक विशाल झुंड के, जो अवशेषों से 30 फुट दूर था। मैंने बायरो को निर्देश दिया कि वह मेरे लिए एक उपयुक्त छिपने की जगह बनाए। बायरा ने बांसों के झुंड के बीच में मेरे लिए एक खोखली गुफा जैसी बना दी। इसके बीच में बैठकर मैं बाघ के हमले से काफ़ी सुरक्षित रहता, चाहे पीछे से या किसी भी तरफ से। वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। वफादार पुजारी अड़ा रहा कि वह मेरे साथ बैठेगा, लेकिन मैंने उसे सख्ती से जाने का आदेश दिया। रात अंधेरी होने वाली थी, बिना चांद के, इसलिए मैंने शूटिंग लाइट को अपने शॉटगन पर बांध लिया। मेरे पास विंचेस्टर राइफल भी थी, जिसमें अपनी खुद की लाइटिंग थी। बांस के बीच में होने से मैं जानता था कि मैं ओस और ठंडी हवा से लगभग पूरी तरह सुरक्षित हूँ, और सांपों से भी शायद। दोपहर 1 बजे तक मैंने पोजीशन ले ली और बाकी लोगों को वापस भेज दिया। निर्देश के साथ वे अगली सुबह चिनार के तल से मुझे पुकारे, सीधे मेरे पास ना आ जाएं।
बॉडी के अवशेष बांस की छतरी से छिपे होने के कारण गीदों से बचे हुए थे। अंधेरे होने से पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हुआ तो इतना अंधेरा था कि मैं अपने हाथों को भी नहीं देख सकता था। सिर्फ मेरी कलाई घड़ी का चमकदार डायल दिख रहा था। मैं अपने सामने 1 इंच नहीं देख सकता था, जबकि बाघ मुझे देख पाता। सफलता के लिए मुझे पूरी तरह अपने कानों पर निर्भर रहना था, लेकिन मुझे अपने लंबे अनुभव से पता था कि एक सावधान बाघ का आना कितना आवाज रहित हो सकता है। मच्छरों ने झुंड के अंदर भी अपना रास्ता ढूंढ लिया और मुझे तंग करने लगे। एक बार कुछ ठंडी रेंगने वाली चीज मेरी गोद से गुजरी। उसमें लंबी थी लेकिन पैर नहीं, और निसंदेह वह एक सांप था। उस समय हिलना मतलब मौत। अत्यंत कठिनाई से मैंने अपनी काप कपाती नसों को नियंत्रित रख किया और सांप फिसल गया। मैं सिर्फ उसकी सरसराहट महसूस करता था। धीरे धीरे मेरा गला खुजलाने लगा और मुझे खांसने की अधीर इच्छा हुई। मैंने किसी तरह मन को भटकाया। रात 10 बजे मैंने जंगल में एक आवाज़ सुनी, हल्की सरसराहट। फिर शब्द शांत हो गया। समय गुजरता गया। फिर मेरी दाहिने ओर भारी सांसें सुनाई दी, बहुत हल्की घुर्राहट, फिर एक और घुर्राहट, और फिर मेरे सामने से वह दौड़ा। क्या वह शिकार पर था या अंधेरे में सीधे मेरे चेहरे को घूर रहा था? इतना अंधेरा था कि मैं अपनी नाक का सिरा भी नहीं देख सकता था। मैंने पहले ही अपनी राइफल को कर ली थी और धीरे से राइफल ऊपर उठाई। उंगली ट्रिगर पर, पसीने मेरे चेहरे पर बह रहा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने टॉर्च ऑन की। वह कुछ सेकंड तक मेरी ओर घूरता रहा और फिर चला गया। मेरी स्थिति उजागर हो गई थी और मैं केवल उम्मीद कर सकता था कि बाघ आसपास न हो। जल्दी से मैंने फ्लास्क से गर्म ताजगी देने वाली चाय का घूंट लिया। मैं फिर अंधकार में था, लेकिन काफ़ी तरोताज़ा। 12 बजने में 10 मिनट पर मैंने दूर से एक बाघ की कॉल सुनी। यह 5 से 10 मिनट के अंतराल पर दोहराई गई। इस घने जंगली इलाके की आवाज़ की दूरी का अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन मैंने भगवान और अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि बाघ शांत आने के बजाय आवाज़ चुन करते हुए आए। 12 मिनट और बीते और फिर मैंने सामने से हड्डी के चटकने की आवाज़ सुनी। धीरे से मैंने राइफल को ऊपर उठाया और उस रात दूसरी बार टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च नहीं जली। मैंने फिर स्विच दबाया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ। निसंदेह बल्ब जल गया था या कोई कनेक्शन ढीला हो गया था। अब मेरे पास विकल्प था कि चुपचाप बैठा रहूं जब तक बाघ खाकर चला जाए, या 12 बोर शॉटगन से गोली चलाने का प्रयास करूं। मैंने शॉटगन इस्तेमाल करने का फैसला किया। बहुत धीरे से मैंने राइफल को ज़मीन पर रखा और फिर अंधेरे में चुपचाप 12 बोर्ड की तलाश की। मिलने पर मैंने उसे अपनी ओर खींचा और फिर हथियार को ऊपर उठाने की कोशिश शुरू की। मैं केवल उम्मीद कर सकता था कि बाघ मुझसे मुंह फेर कर खा रहा हो या अपने भोजन में इतना लीन हो कि मेरी हलचल का पर ध्यान न दे। और फिर दुर्भाग्य से बंदूक की नाल एक बांस से टकरा गई। एक ठक की आवाज़ आई। खाने की आवाज़ें अचानक रुक गई। उसके बाद घुर्राहट। जल्दी से मैंने इस बंदूक पर लगी टॉर्च का स्विच दबाया। सौभाग्य से ये विफल नहीं हुई। एक विशाल बाघ सामने था। वह सबसे उछला और मेरे अगले बांस के झुंड के पीछे चला गया। वहां से दिल दहला देने वाली हिला घुर्राहटों ने चुप्पी को चीर दिया। टॉर्च को जलाई रखकर एक हाथ में मैंने अपनी जेब में रखे अतिरिक्त बल्ब को टटोला। मैंने उसे निकाला और अपनी गोद में रखा। अभी भी एक हाथ से काम करते हुए मैंने राइफल पर टॉर्च का कवर खोला, खराब बल्ब निकाला और नया डाला। राइफल की टॉर्च फिर काम करने लगी। मैंने 12 बोर वाली टॉर्च बुझा दी। बाघ मेरे पीछे चला गया था। मैं जानता था कि मैं काफ़ी सुरक्षित हूँ, सिवाय सामने के हमले के। आगे के हमले से बचने के लिए मुझे टॉर्च को लगातार जलाए रखना पड़ता, लेकिन भोर होने में 5 घंटे से अधिक बाकी थे। बैटरियां कम थी, इसलिए मैंने प्रकाश बंद कर दिया और अपनी सुनने की क्षमता पर निर्भर रहा। 2:30 बजे तक बार बार वह घुर्राता रहा। निसंदेह वह बहुत गुस्से में था। मैं रात भर बाघ के आने की प्रतीक्षा में रहा, क्योंकि आदमखोर की आदतें अक्सर अप्रत्याशित होती हैं। लेकिन रात गुजर गई
और बाघ लौटकर नहीं आया। भोर में जंगल मुर्गों की कॉल सुनाई दी। जल्दी चिनार नदी के तल से मेरे साथियों की कॉल मेरे थके कानों में पड़ी और मैंने चिल्लाकर जवाब दिया कि वे आगे आ जाएं। मैं अपनी रात भर के ऐठी में स्थिति में लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। अपनी फ्लास्क से बची चाय और पाई पीने के साथ मैंने रात की घटनाओं का वर्णन किया। 3 आदमी मुझे जिंदा पाकर आश्चर्यचकित थे। बायरा ने अब कहा कि वह मुथुर जाकर अपनी शिकारी कुत्ता लाएगा। इससे बाघ के निशान का पीछा करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह एक बहुत साधारण सफ़ेद कुत्ता था जिसका नाम कुछ कुछ करिया था। इतना अजीब नाम मैंने पहली बार सुना था। मैं ऊँटे मलाई लोटा और गरम नाश्ता किया और फिर एक लंबी नींद ली। मैं दोपहर 2 बजे जगा। जल्दी लंच खाकर हम सभी रात वाली जगह पर लौटे, मरे आदमी के रिश्तेदारों के साथ, जो उसके अवशेष ले जाना चाहते थे, लेकिन इस जगह अकेले आने से डरते थे। बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। उन्होंने बॉडी को चिनार नदी के किनारे पर दफना दिया। देर शाम हम लोग भी बहुत निराश के साथ वापस लौटे। अगले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले दिन सुबह रंगा लगभग अपनी जान से हाथ धो बैठा। हर दिन जैसे मैंने पहले कहा, बायरा, सोवरी और मैं अलग अलग दिशाओं में जंगल में खोजने निकलते थे, जबकि रंगा का काम 3 बैट्स को खिलाना और पानी देना था, जिनमें से कोई भी अभी तक नहीं मरा। उस सुबह रंगा जल्दी निकला एक अन्य ग्रामीण के साथ और पहले मुंडा चिपलम वाले बैट को देखने गया जो जिंदा था। इसे दाना पानी देने के बाद दोनों आदमी मुंडा चिपलम से चिनार नदी की ओर चले दूसरे बैट को देखने के लिए। ग्रामीण आगे चल रहा था, रंगा पीछे। उनसे 50 गज की दूरी पर सूखी नदी में एक बाघ खड़ा था। ग्रामीण भूसे का गट्ठर फेंककर पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसके पीछे रंगा भी दौड़कर चढ़ा, लेकिन आदमखोर ने पेड़ पर चढ़ रहे रंगा की लुंगी पीछे से पकड़ ली और नीचे खींच ली। रंगा अपनी लुंगी के बिना भी चढ़ रहा था। बाघ नीचे से देखकर घुर्रा रहा। रंगा और उसके साथी जोर से मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सौभाग्य से बड़ी संख्या में लोगों का एक समूह पन्ना ग्राम से आ रहा था और उस समय कुएं के आसपास था, जहां से उन्होंने चीखें सुनी। दौड़ते हुए पूरा समय शेष 4 मील तय करके मुझे खबर देने ऊँटे मलाई पहुँचे। मुझे पता नहीं था कि हमला रंगा पर हुआ था। मैं अकेला ही दौड़ता हुआ गया। कुएं पे पहुंचकर मैं खुद चिल्लाने की आवाज़ साफ सुन सकता था। इस समय तक बाघ चला गया और जंगल में गायब हो गया था, लेकिन दोनों आदमी डर से नीचे नहीं उतर रहे थे। मैं सावधानी से आगे बढ़ा। जब मैं पेड़ तक पहुंचा, रंगा और उसका साथी मुझे देखकर आश्चर्यचकित हुए। फिर हमने बाघ का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सूखी ज़मीन पर पगमार्क्स नहीं दिख रहे थे। इसलिए हम रुक गए और बची हुई बैट देखने वापस मुड़े, और दोनों ही बैट को नहीं छुआ गया था। दोपहर बाद हम ऊँटे मलाई लौट गए। यह चालाक बाघ हमारे किसी बैट को मारने वाला नहीं था और न ही वह शिकार पर लौटता था। और फिर 2 दिन बाद सुबह 7 बजे के करीब वह घटना हुई जो इस कहानी का अंत करती है। फिर लगभग 10 लोगों का एक समूह मुंडा चपलम के पास कुएं पर पानी पीने और कुछ देर आराम करने के लिए रुका। एक छोटी घुर्राहट हुई। एक सुनहरा शरीर व काली धारियों वाला अचानक कहीं से सामने आ गया और एक आदमी को मार दिया। मैं, बायरा, रंगा, सोवेरी बैट को देखने के लिए निकले थे। हम एक समूह से लगभग 1 मील पीछे थे। बचे हुए 9 लोगों ने हमें दुखद खबर दी। दौड़ते हुए हम उस कुएं तक पहुंचे। मैंने रंगा और सोवेरी के पास के पेड़ों पर चढ़ा दिया। बायरा और मैं सावधानी से आगे बढ़े। हर झाड़ियों को स्कैन करते हुए हम केवल 100 गज ही गए थे जब हमें हड्डी के चटकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बायरा को इशारा किया कि वह वहीं रुक जाए, जबकि मैं सावधानी से आगे बढ़ा। जंगल बहुत शांत था। चबाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बहुत सावधानी से मैं 15 गज आगे और बढ़ा, जहाँ से मैं आदमखोर को देख सकता था। अचानक वह उठा और मेरे सामने आ गया। उस मारे गए आदमी की एक भुजा उसने मुंह से पकड़ी हुई थी। उसकी दुष्ट आंखें मुझे आश्चर्य से घूर रही थी। फिर एक घुर्राहट लगाई। मेरी राइफल की गोली उसकी विशाल गर्दन के निचले हिस्से में लगी। बाघ कराहते हुए आगे लुढ़का।
मेरी पुरानी और विश्वसनीय राइफल की दूसरी गोली उसके दिल के में गड़ गई। मुंडा चपलम का आदमखोर लगभग उसी जगह मारा गया जहां उसने महीनों पहले इंसानों को मारना शुरू किया था। हमने बायरा को मूथर के पास उसके घर के पास पहुंचाया, जहां उसकी बीवी ने 5वीं संतान को जन्म दिया था। ना कोई दवाई, ना कोई गर्म पानी, ना कोई कपास, उन केवल कोमल हरी पत्तियां। ऐसे कठोर तरीके से जंगल के बायरा पैदा होते हैं, ऐसे ही वे जीते हैं और ऐसे ही मरते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।